दोस्तों आज के इस क्लास में फाइनली हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि एनालिसिस के साथ आपको क्वेश्चन विथ आंसर दिया जाएगा। तो आप सभी को ये पता है कि हमारे इस चैनल पर बीए और बीएससी की जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी सभी क्लासें कराई जा रही हैं और सभी सेमेस्टर की क्लासें कराई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वही यहाँ पर प्रश्न वही पेपर सॉल्व कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और इस पेपर को सॉल्व कीजिए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है ज़्यादा दूर नहीं है। बस आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर 2024 का है और प्रथम सेमेस्टर का है पॉलिटिकल साइंस। तो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये मेजर पेपर है, आपका मेजर पेपर है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं सभी चीजें। तो ये इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है और 75 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सेक्शन ये स्टार्ट करते हैं, यानी कि खंड आ से शुरू करते हैं। तो इसमें जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं और सभी के आपको 2 नंबर मिलेंगे। सभी प्रश्नों को करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिफिनेशन अच्छे से लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको दंड नीति का अभिप्राय, यानी कि जो दंड नीति से क्या अभिप्राय, इसके बारे में आपको इसका डिफिनेशन लिखना रहेगा। दूसरा प्रश्न है रॉलेट एक्ट। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका नीति निदेशक तत्वों का आशय, मतलब नीति निदेशक जो तत्व हों उनसे क्या आशय। वहां पर चौथा प्रश्न है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, बस साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो कैसा मतलब अच्छा लगा या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके अपना जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है पांचवा प्रश्न है आपका संविधान का मूल ढांचा, मतलब जो संविधान है इसका मूल ढांचा कैसा है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी, यानी कि खंड बासी। अब चलिए देखते हैं, इसमें सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्न जो दिए गए हैं, इसमें टोटल 5 प्रश्न है और पांचों को आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। मत्स्य न्याय की अवधारणा, यानी कि जो मत्स्य न्याय है इससे क्या, इसकी क्या अवधारणा यहाँ पर आपको बताना रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीसरा प्रश्न है हम भारत के लोग शब्दों का आशय। तो ये आपका पहले पेज पर एनसीईआरटी का जो बुक होता है, आप 6 का लीजिए, 7th का लीजिए, फिर 8th का लीजिए, वहां पर आप सभी देखेंगे। जो 2 पेज पलटेंगे उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। तो वहां पर आपको ये चीज पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो वहां से देख लीजिएगा, नहीं अभी आपको आगे मिलेगा ये। तो अगला प्रश्न है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, फिर है राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संबंध। फिर अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं, मतलब जो पूर्वोत्तर भारत की राज्य हैं उनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं। सेक्शन सी है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर मतलब प्रश्न तो कई दिए गए हैं, लगभग 5 प्रश्न है, बट आपको यहाँ पर 2 ही प्रश्नों के आंसर देने थे। तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं, कौन पता आपका यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में उठा लिया जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजधर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राजधर्म की क्या अवधारणा, इसका व्याख्या यहाँ पर आपको करना है। फिर दूसरा प्रश्न असहयोग आंदोलन की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपका केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो सभी का आंसर देखेंगे, पहले हम यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पेपर है आपका MGKBP, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का ये पेपर है। तो आप लोग यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस क्लास को कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि ये MGKBP का है तो सिर्फ वहीं पर ये पेपर
इसका जो प्रश्न उठेगा वही नहीं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में तो बेहिचक आप इसकी तैयारी कीजिए, पेपर तैयार कीजिए और नोट बनाइए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ से सेक्शन ये स्टार्ट करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है और इसके लिए 2 नंबर मिलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दंड नीति का अभिप्राय, मतलब दंड नीति से क्या अभिप्राय है। तो चलिए देखते हैं। दंड नीति का अर्थ है राज्य द्वारा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग। कौटिल्य के अनुसार दंड नीति ही राज्य की मूल शक्ति है, जो प्रजा को अनुशासन में रखती है और न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करती है। दूसरा प्रश्न आ चुका है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, चलिए देखते हैं। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इसे काला कानून भी कहा गया और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। प्रश्न सिर्फ आपसे रॉलेट एक्ट ही नहीं पूछ सकता, इसमें पूछ सकता है काला कानून से क्या अभिप्राय या फिर क्या समझते हैं। काला कानून से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक, तीसरा प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का आशय। तो चलिए देखते हैं इसका। संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये समाज में समानता, न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं पर राजनीति में महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है आपका डी, जिसमें आपको पढ़ना है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो चलिए देखते हैं मंत्रिमंडल जो है इसका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। संसदीय प्रणाली की यह विशेषता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल क्या करेगा, त्यागपत्र देने को बाध्य हो जाएगा, यानी कि तैयार हो जाएगा त्यागपत्र देने के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका आ चुका है संविधान का मूल ढांचा। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो मूल ढांचा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस 1973 में दिया। इसके अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है और संसद संविधान की मूल संरचना जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका और स्वतंत्रता की संघीय ढांचा को नहीं बदल सकती है। ठीक, चलिएगा बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न के आपको आंसर देने हैं और इससे जो भी आपके प्रश्न हैं उनके 100 शब्दों में सभी के आंसर देने होते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है मत्स्य न्याय की अवधारणा। चलिए देखते हैं मत्स्य न्याय की क्या अवधारणा है। तो मत्स्य न्याय जो है ये इसका अर्थ है बड़े मछली द्वारा छोटी मछली को खा जाना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में यह कहा गया कि राज्य या शासन के बिना समाज में अराजकता फैलेगी, यानी कि असंतुष्टि फैलेगी जहां शक्तिशाली कमजोर पर अत्याचार करेगा। इसीलिए राज्य की स्थापना आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना और ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ और प्रत्येक राज्य को अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हम भारत के लोग शब्द का आशय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी का जो बुक बोल रही हो पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वहां पर आपको पहले या फिर दूसरे पेज पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया। यह भारतीय जनता की संप्रभुता, लोकतंत्र और सहभागिता को क्या करता है, दर्शाता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। फिर अगला प्रश्न है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, चलिए
संवैधानिक जो है यहाँ पर उपचार उनके अधिकार देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है न्यायिक पूर्वावलोकन। तो न्यायिक पूर्वावलोकन को भी देख लेते हैं। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संसद एवं राज्य विधानमंडलों को बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। यदि कानून संविधान के विपरीत हो तो न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है, यानी कि उसे जो है हटा सकता है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं, संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थिति हैं। इनकी क्या है? आपात स्थिति की व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। तो वित्तीय यहाँ पर आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मतलब संसद द्वारा अनुमोदन के साथ व्यापक शक्तियां ग्रहण करता है, जैसे नागरिक अधिकारों का निलंबन। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध, इनके बीच क्या संबंध होता है, चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? जो राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है और वह क्या करती है? सामान्यतः उनकी सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य करती है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं। तो पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्ष, उग्रवाद, सीमाई विवाद, अविकसित अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और संचार सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। इन कारणों से वहां अलगाववाद और अस्थिरता बनी रहती है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको यहाँ पर दिए गए प्रश्न के सभी 400 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न उठेंगे जरूर। राजधर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। राजधर्म का अर्थ शासक का वह धर्म या कर्तव्य जो अपनी प्रजा के प्रति निभाता है। प्राचीन भारतीय चिंतन में राजा को धर्म पालन और प्रजा पालन का दायित्व सौंपा गया था। कौटिल्य, मनु और अन्य आचार्यों ने राजधर्म के विभिन्न आयाम बताए। तो कौन कौन से आयाम हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, प्रजा की सुरक्षा, कल्याण और समानता सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय लोक कल्याण को महत्व देना राजधर्म का मूल है। आज भी राजधर्म शब्द का प्रयोग जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों के पालन के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न असहयोग आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से असहयोग कर स्वराज्य प्राप्त करना था। इसमें सरकारी पद, अदालत, विद्यालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जनता ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया और खादी का प्रयोग जो था वह और भी बढ़ गया। इस आंदोलन ने किसानों, विद्यार्थियों, स्त्रियों और मजदूरों की व्यापक भागीदारी रही। हालांकि 1922 में चौरा चोरी कांड यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। फिर भी इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। तीसरा प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से दिए गए। मूल रूप से 7 थे पर अभी क्या है 6। समानता का अधिकार, जिसमें आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक जो मिलेगा, इसमें आपका है समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच। अगला यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 और 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 और 24 में, किसमें 23 और 24 में है। ठीक, चौथा यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद आपका 25 से 28 के बीच क्या है। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30 में, किसमें 29 और 30 में है। जो लोग अनुच्छेद पढ़े होंगे उन्हें पता होगा।
तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 32 ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सामान्य की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं ये। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के तहत विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। पहला यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र सूची है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि इसमें शामिल है। तो ये चीज आप सभी लोग देख लीजिएगा अच्छे से। दूसरा यहाँ पर दिया गया है राज्य सूची, जिसमें पुलिस, कृषि व्यवस्था मतलब स्वास्थ्य आदि इसमें शामिल है। फिर आपका है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा, विवाह, वन आदि चीजें इसमें भी शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि समवर्ती सूची में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य की सूची पर भी कानून बना सकता है। तो जितना इसमें पेपर में था उतना हमने सॉल्व करा दिया, आप लोग देखिए और अपनी तैयारी कीजिए।